नमस्कार। बिहार मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं आपका सीनियर जीएस एजुकेटर बोल रहा हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, डेटा और परीक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ। जी देखिए, हर साल बजट से ठीक पहले सरकार एक मोटी सी किताब जारी करती है जिसका नाम है आर्थिक सर्वेक्षण। अब हमारा काम इस पूरी किताब का पोस्टमार्टम करना नहीं है। हमारा मकसद सीधा है, इसमें से वो काम की बातें निकालना, वो आंकड़े और ट्रेंड्स पकड़ना जो सीधे बीपीएससी या बीएसएससी के पेपर में सवाल बनकर आते हैं, एकदम टू द पॉइंट। तो मतलब हर साल बजट से पहले एक कहानी सुनाई जाती है, भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी। ये कहानी बताती है कि पिछला साल कैसा रहा, हम कहाँ जीते और कहाँ चुके। इसी कहानी का नाम है आर्थिक सर्वेक्षण। तो चलिए आज इसी कहानी के सबसे दिलचस्प पन्ने पलटते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, आखिर ये है क्या? आपने इसे कहानी कहा जो बहुत दिलचस्प है। मैं इसे अर्थव्यवस्था का वार्षिक हेल्थ चेकअप कहना पसंद करती हूँ। जैसे आप और मैं साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करवाते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर सब पता चलता है, वैसे ही वित्त मंत्रालय देश की अर्थव्यवस्था का पूरा चेकअप करता है और उसकी रिपोर्ट संसद के सामने रखता है। और ये हमेशा बजट से ठीक एक दिन पहले होता है। हेल्थ चेकअप या फिर स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, जहां पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के कौन से सब्जेक्ट में हम पास हुए और किस में फेल। लेकिन कोई भी स्कूल रिपोर्ट कार्ड सिर्फ नंबर बताने के लिए तो नहीं बनाता, उसका मकसद सुधार करना होता है। तो सरकार इस रिपोर्ट कार्ड का करती क्या है, इसका असली मकसद क्या है? यही इसका सबसे अहम पहलू है। ये रिपोर्ट सिर्फ जनता के लिए नहीं है, ये खुद सरकार के लिए एक आईना है। रिपोर्ट में जो कमजोरियां सामने आती हैं, जैसे मान लीजिए कृषि क्षेत्र में विकास दर धीमी है या महंगाई बढ़ रही है, तो अगले दिन आने वाले बजट में उन कमजोरियों को दूर करने के लिए नीतियां और योजनाएं लाई जाती हैं। अच्छा, तो एक तरह से सर्वेक्षण आने वाले बजट का एजेंडा सेट करता है। ये बताता है कि डॉक्टर को इलाज कहाँ करना है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वेक्षण डायग्नोसिस है और बजट उसका इलाज। ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब सीधे उस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आंकड़ों पर आते हैं जिसका सबको इंतजार है। सबसे बड़ा और सबसे चर्चित आंकड़ा जीडीपी ग्रोथ। पिछले कुछ सालों में भारत की आर्थिक विकास दर की कहानी क्या रही है? ये वो हेडलाइन नंबर है जो हर अखबार में छपता है। अगर हम पिछले कुछ सर्वेक्षणों का पैटर्न देखें तो भारत की जीडीपी विकास दर 6% से 7.5% के बीच घूमती रही है। परीक्षा के लिहाज से ये एक सेफ रेंज है। अगर कोई विकल्प इस रेंज में आता है तो इसके सही होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और इसी से जुड़ा एक जुमला हम हमेशा सुनते हैं, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला टैग जरूरी है? क्योंकि अगर हमारा बेस छोटा हो तो तेजी से बढ़ना तो आसान होता है। क्या ये तुलना सेब और संतरे की तरह नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, यहाँ प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी मेजर इकोनॉमी शब्द महत्वपूर्ण है। हम अपनी तुलना नेपाल या भूटान से नहीं कर रहे हैं, हम G20 देशों जैसे चीन, अमेरिका, जर्मनी से कर रहे हैं। जब उन बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार 1-2% पर अटकी होती है, तब भारत का 6-7% के दर से बढ़ना वाकई एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सर्वेक्षण इसी बात को बार बार रेखांकित करता है। ये जीडीपी के 6-7% के आंकड़े सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अक्सर एक शिकायत आती है कि ग्रोथ कुछ ही लोगों तक सीमित है। क्या हमारा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम का डेटा इस धारणा को तोड़ता है या इसे सही साबित करता है? आम आदमी की जेब में कितना पैसा आया? बात यह है कि सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड दिख रहा है। हाल के आंकड़ों के हिसाब से ये लगभग 1.7 लाख रुपए से 2.1 लाख रुपए प्रति वर्ष की रेंज में है। तो इसका मतलब है कि औसतन हर भारतीय की आय बढ़ रही है। हाँ, औसतन। परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है वो है राइजिंग ट्रेंड यानी बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास का फायदा भले ही धीरे धीरे पर आम लोगों तक पहुंच रहा है। हालांकि इस औसत के पीछे आय की असमानता एक अलग और बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन सर्वेक्षण का मुख्य संकेत सकारात्मक है। चलिए, तो देश की आर्थिक तरक्की का केक बड़ा हो रहा है और हर किसी को पहले से थोड़ा बड़ा टुकड़ा मिल रहा है। अब सवाल यह है कि इस केक को बना कौन रहा है? अर्थव्यवस्था के वो कौन से इंजन हैं जो इस ग्रोथ को खींच रहे हैं? मेरा मतलब है, जीडीपी में अलग अलग क्षेत्रों का योगदान क्या है? सही सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य इंजन हैं, कृषि, उद्योग और सेवा। और इनके योगदान के आंकड़े बीपीएससी की परीक्षा में
सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर वो नंबर क्या है? कौन सा इंजन सबसे ज्यादा धुआं दे रहा है? सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली इंजन है हमारा सेवा क्षेत्र, यानी सर्विसेज सेक्टर। ये अकेले ही जीडीपी में लगभग 53% से 55% का योगदान देता है, यानी देश की आधी से ज्यादा कमाई इसी सेक्टर से होती है। 50% से ज्यादा? ये वाकई चौंकाने वाला है। जब हम अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो मन में फैक्ट्री और खेतों की तस्वीर आती है। तो इस सेवा क्षेत्र में आखिर आता क्या क्या है जो इसे इतना बड़ा बनाता है? इसमें सब कुछ आता है जो आप और मैं हर दिन इस्तेमाल करते हैं। आपका मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, बैंक, बीमा, होटल, रेस्टोरेंट, आईटी कंपनियां, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सब कुछ। इसी वजह से सेवा क्षेत्र को भारतीय जीडीपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अच्छा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उद्योग क्षेत्र, यानी इंडस्ट्री सेक्टर, जिसका योगदान लगभग 25% से 28% है। और सबसे आखिर में है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चरल सेक्टर, जिसका हिस्सा लगभग 15% से 18% के बीच है। ये तो बड़ा उल्टा हिसाब है। मतलब देश की सबसे बड़ी आबादी जो गांव में रहती है और खेती करती है, उसका देश की कुल कमाई में हिस्सा सबसे कम है। और यही भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी पहेली और चुनौती है। जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार कम हो रहा है, जो किसी भी विकासशील देश के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि रोजगार के लिए इस पर निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है। देश की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। ओहो। इसका सीधा मतलब है कि खेती में जरूरत से ज्यादा लोग लगे हैं, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सर्वेक्षण इसी ग्रामीण तनाव की तरफ इशारा करता है। मतलब एक किसान की औसत उत्पादकता और आमदनी घट रही है। ये तो बहुत गंभीर बात है। शायद इसीलिए सर्वेक्षण कृषि पर इतना फोकस करता है। कृषि को लेकर सर्वेक्षण की मुख्य चिंताएं क्या हैं? बिल्कुल, सर्वेक्षण का फोकस होता है खाद्य सुरक्षा, मतलब फूड सिक्योरिटी को पक्का करना, किसानों की आय को बढ़ाना और एमएसपी जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत करना। साथ ही अब एग्रीटेक यानी खेती में तकनीक के इस्तेमाल पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, जैसे ड्रोन से छिड़काव या सैटेलाइट से फसल की निगरानी। और उद्योग क्षेत्र के बारे में क्या? मेक इन इंडिया का नारा हम सालों से सुन रहे हैं। क्या सर्वेक्षण में इसका कोई असर दिखता है? उद्योग क्षेत्र में सर्वेक्षण का पूरा ध्यान विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को एक नई जान देने पर है। इसके लिए पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। इसका सरल मतलब है, आप भारत में सामान बनाओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे। इसके अलावा सड़क, बंदरगाह, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश पर जोर दिया जाता है, ताकि फैक्ट्रियों के लिए काम करना आसान हो। लेकिन सर्वेक्षण इसके कुछ खास हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे भारत का आईटी सेक्टर, जो दुनिया में हमारा परचम लहरा रहा है। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस, तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था। सोचिए, पटना का एक स्ट्रीट फूड वाला भी आज यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। 10 साल पहले उसका व्यापार अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से लगभग गायब था। आज वो भी इस डिजिटल ग्रोथ का हिस्सा है। यही इन बड़े बड़े आंकड़ों का जमीनी मतलब है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, हमने अर्थव्यवस्था के इंजनों को तो समझ लिया। अब उन 2 मीटरों पर आते हैं जो गाड़ी की सेहत बताते हैं, स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर की तरह। मेरा मतलब है मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटा। सबसे पहले महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर सर्वेक्षण क्या कहता है? कितनी महंगाई ठीक मानी जाती है? ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। अगर महंगाई बहुत कम हो तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ जाती है। अगर बहुत ज्यादा हो तो आम आदमी की जेब जलने लगती है। सर्वेक्षण के अनुसार और आरबीआई के लक्ष्य के हिसाब से 4% से 6% की रेंज को एक सेफ जोन माना जाता है। और ये आरबीआई के लक्ष्य से कैसे जुड़ा हुआ है? आरबीआई का आधिकारिक लक्ष्य ही यही है। उसका काम है महंगाई दर को 4% पर रखना, जिसमें 2% ऊपर या 2% नीचे जाने की गुंजाइश होती है। यानी 2% से 6% की एक पट्टी है। ये आंकड़ा 4% ±2% बीपीएससी की परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे मीटर पर आते हैं, राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट। ये सब सुनने में बड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी महीने की कमाई 50,000 रुपए है और आपका खर्चा 60,000 रुपए हो जाता है,
तो वो जो 10,000 रुपए का अंतर है, जिसे पूरा करने के लिए आपको या तो उधार लेना पड़ेगा या अपनी पुरानी बचत तोड़नी पड़ेगी, वही आपका व्यक्तिगत घाटा है। अच्छा, जब सरकार की कमाई मतलब टैक्स वगैरह से उसके खर्चों से कम हो जाती है तो उस अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो ये घाटा जितना कम हो उतना अच्छा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सरकार की वित्तीय स्थिति कितनी मजबूत है। हाल के सर्वेक्षणों के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 5% से 6% की रेंज में रहा है। सरकार का लक्ष्य हमेशा इसे धीरे धीरे कम करके 3-4% की रेंज में लाना होता है, लेकिन कोविड जैसी आपात स्थितियों में खर्च बहुत बढ़ जाता है, जिससे ये घाटा भी बढ़ जाता है। चलिए, हमने अतीत और वर्तमान की बात कर ली। क्या सर्वेक्षण भविष्य की ओर भी कोई इशारा करता है? क्या कुछ ऐसे नए ट्रेंड्स हैं जिन पर आने वाले समय में सरकार का फोकस रहने वाला है? जरूर। सर्वेक्षण सिर्फ पिछला हिसाब किताब नहीं है, ये भविष्य का रोड मैप भी है। हाल के वर्षों में कुछ नए विषय बहुत प्रमुखता से उभरे हैं। पहला है हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां। दूसरा है डिजिटल अर्थव्यवस्था, जिसकी बात हमने की। तीसरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, और चौथा है बुनियादी ढांचे पर जबरदस्त जोर देना। ये विषय दिखाते हैं कि भारत की आर्थिक नीति भविष्य में किस दिशा में जाएगी। ये सारी जानकारी बहुत गहरी और उपयोगी है, लेकिन परीक्षा हॉल में इतना सब कुछ याद रखना मुश्किल हो सकता है। क्या हम इस पूरी चर्चा को कुछ वन लाइनर्स में समेट सकते हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो? क्यों नहीं, यही तो स्मार्ट स्टडी है। चलिए, मुख्य बिंदुओं तो फटाफट दोहराते हैं। पहला, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले आता है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ की ट्रेंड रेंज लगभग 6 से 7% है। तीसरा, जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र का है, 50% से भी ज्यादा। चौथा, आरबीआई का महंगाई को लेकर टॉलरेंस बैंड 2% से 6% है, जिसमें आदर्श लक्ष्य 4% है। और पांचवा, राजकोषीय घाटा जीडीपी के लगभग 5% की रेंज में चल रहा है। ये बहुत मददगार है। क्या इसे याद रखने का कोई शॉर्टकट या फॉर्मूला भी है? हाँ, इन 4 सबसे जरूरी आंकड़ों को याद रखने के लिए हम GSIF रूल बना सकते हैं। बहुत आसान है। G से जीडीपी ट्रेंड, जी से जीडीपी, S से सेक्टर कंट्रीब्यूशन, जिसमें सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर है, एस से सेक्टर, I से इन्फ्लेशन ट्रेंड और F से फिस्कल डेफिसिट। GSIF, ये 4 अक्षर आपको परीक्षा में 4 सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट याद दिला सकते हैं। GSIF रूल, ये तो सच में बहुत काम का है। मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत से भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की एक बहुत ही साफ और परीक्षा के लिए उपयोगी तस्वीर हमारे सुनने वालों को मिली होगी। उम्मीद तो यही है। हमारा मकसद ही यही था कि इस जटिल विषय को इतना सरल बना दिया जाए कि कोई भी इसे आसानी से समझ सके और परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ सवालों का सामना कर सके। और ये तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर की बात थी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम इन आंकड़ों को अपने राज्य के नजरिए से देखते हैं। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। बिहार की परीक्षाओं के लिए भारत के सर्वेक्षण से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बिहार का अपना आर्थिक सर्वेक्षण समझना। सही कहा। इसलिए अगले एपिसोड में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और गहराई से समझेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, जो बिहार की परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये था आज का लेक्चर बिहार मैटर्स पर। याद रखिए, इकोनॉमी का डेटा बीपीएससी में सीधा प्रश्न देता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।